अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तथीर फातिमा और आज मेरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 गैशियस एक्सचेंज फर्स्ट ईयर बियोलॉजी का। जितना भी हमारा टॉपिक रह गया है वो इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलेगा ताकि जब भी कोई मैं आगे के लेक्चर्स डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इंशाल्लाह ताला इसी यूट्यूब चैनल पर जो है वो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स के लेक्चर्स डालना शुरू करूँगी। और एक और बात ये कि डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो मैंने फेसबुक का अपना लिंक दे दिया है, फेसबुक पेज का रिव्यू बाय तथीर फातिमा का, उसको भी लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले जो है वो मैं पिछले लेक्चर का थोड़ा सा जो है वो रिव्यू दे देती हूँ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये थे: मेंटेनेंस ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट, लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी सरफेस और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और फिर रेस्पिरेटरी मीडिया में हमें ये पता था कि वाटर के पास कितना ऑक्सीजन होता है और एयर के पास कितना होता है। तो वाटर जो है वो गहरा भी होता है और हवा से जो है वो गहरा होता है। वाटर के पास 5% जो है वो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है, एयर के पास जो है वो 21% जो है वो पाया जाता है। अगर हम कंपेयर करें एयर एक्वेटिक को और टेरेस्ट्रियल को, तो बताएं कि टेरेस्ट्रियल ज़्यादा आसानी से ऑक्सीजन लेगा या एक्वेटिक? तो ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल लेगा, क्योंकि वाटर जो है वो गहरा भी होता है, उसके अंदर जो है वो परसेंटेज भी कम होती है। फिर प्लांट्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और लोअर प्लांट जस्ट लाइक एक्वेटिक, वो जो अपना एक्सचेंज कर रही होती हैं गैसेज, वो डिफ्यूजन की मदद से कर रही होती हैं। अब अगर हम स्टोमेटा और गार्ड सेल्स की बात करें तो गार्ड सेल्स जो है वो बीन शेप्ड होते हैं। गार्ड सेल्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट उनके पास होता है। इनके अगर वॉल्स के बारे में बात करें तो इनकी जो बाहर इनर वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और आउटर वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती हैं गार्ड सेल्स की। स्टोमेटा की बात करें तो भाई ये ओपन और क्लोज के ऊपर इसकी जो कंडीशन होती है डिपेंड कर रही होती है टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स पे, कि गार्ड सेल्स अगर टर्जिड होते हैं यानी कि पानी अंदर भरा हुआ होता है तो वो खुल जाता है स्टोमेटा। अगर जो है वो फ्लैसिड होता है, पानी बाहर की तरफ होता है, तो स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाता है। लेंटिकल्स को जो है वो कॉर्क सेल्स भी कहते हैं। वुडी स्टेम्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज करवा रहे होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो है वो कोई इंपॉर्टेंट मतलब कि कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता है। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि डिफ्यूजन इन लाइक स्टेम रूट वगैरह के अंदर, ये सब डिफ्यूजन की मदद से हो रही होती हैं। और प्लांट टिश्यूज के पास जो है वो एयर स्पेसेस भी होती हैं। फिर अगर हम फोटो रिस्पायरेशन की बात करें तो C3 प्लांट्स के अंदर जो है वो क्या हो रहा होता है कि कंज्यूम करी होती है ऑक्सीजन और प्रोड्यूस करी होती है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे टाइम, लेकिन इसके अंदर जो है वो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही होती फोटो रिस्पायरेशन के अंदर एज कम्पेयर टू द फोटोसिंथेसिस या रेस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन के अंदर क्या हो रहा होता है कि इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन की तादाद जो है वो ज़्यादा हो रही होती है बनस्बत कार्बन डाइऑक्साइड की। वैसे जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर जो राइबोलूस बाइफॉस्फेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर हेक्सोज शुगर बनाते हैं, लेकिन फोटो रिस्पायरेशन के अंदर राइबोलूस बाइफॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एक मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का और एक मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का। अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलेगी वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से मिलेगी या फॉस्फोग्लाइकोलेट से मिलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें फॉस्फोग्लाइकोलेट से मिलेगी। फोटो रिस्पायरेशन के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, जिसकी वजह से एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। फिर अगर हम गैशियस एक्सचेंज की बात करें एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर भी वही मेन पॉइंट है कि परमिएबल लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू द वॉल्यूम, वेट और थिन। और इनका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है एनिमल्स का डिपेंड होता है एनिमल के स्ट्रक्चर, हैबिटेट और एक्टिविटी के ऊपर। और फिर अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें हाइड्रा, पहले हम बात करेंगे हाइड्रा पे। हाइड्रा जो है वो एक मल्टी सेलुलर एनिमल्स है जिनके पास कोई ऑर्गन मौजूद नहीं होता है। ये टिश्यू लेवल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिनके अंदर के सेल्स अंदर के वाटर के साथ कांटेक्ट करते हैं, बाहर के सेल्स बाहर के वाटर के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। इनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अमल होता है ये डिफ्यूजन की मदद से होता है। फिर अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म जो है वो फाइलम एनिलिडा का है। इसके अंदर जो है वो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इसके अंदर जो है वो स्किन की मदद से हो रही होती है। अब इसके अंदर एक सिस्टम भी होता है जिसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसकी जो स्किन है उसके ऊपर गॉबलेट सेल्स मौजूद होते हैं जो कि म्यूकस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं स्किन को वेट रखने के लिए। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगर हम कॉकरोच की बात करें तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से है। हर तरह का इंसेक्ट जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर जो है वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके अंदर एक ट्रेकियल सिस्टम मौजूद होता है और बाहर जो है वो स्पाइरकल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ट्रेकिया के अंदर जो है वो एयर आ रही होती है। स्पाइरकल्स जो है वो टोटल 10 होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं। ये सॉरी मैंने शायद पिछले लेक्चर में जो है वो 10 ही कह दिया था, तो यहाँ दोबारा से एक अपना आपको जो है वो लिख लांगा कहीं की पॉइंट लिख रहे हैं कि 10 पेयर्स होते हैं। तो दो जो होते हैं वो थोरेसिक सेगमेंट में होते हैं और 8 जो होते हैं वो एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं। स्पाइरकल्स जो है वो ओपन और क्लोज हो रहे होते हैं स्पेशल मसल्स के जरिए।
फिर हम बात करते हैं फिश की। तो फिश के अंदर जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स होते हैं। गिल्स जो है वो आउटग्रोथ होती है फेरिंग्स की। ये कैसे होते हैं? ये बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं ताकि मैकेनिकल इंजरी से जो है वो प्रोटेक्ट रहेंगे। एक वेस्कुलाइज स्ट्रक्चर होता है जो कि कंपोज हुआ होता है दो रॉस के अंदर, जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ फिलामेंट जो है वो अरेंज हुए होते हैं वी शेप के अंदर। अब ये सपोर्ट कौन कर रहा होता है? गिलबाल या गिलाक और लेमिला जो है वो इनका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। इसके अंदर जो है वो काउंटर करंट फ्लो हो रहा होता है, यानी कि जो लैमेला के ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज थी उसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था वाटर के, और काउंटर करंट फ्लो की वजह से जो है ये प्रोसेस को इफेक्टिव बनाया था कि फिर जो है वो पानी से जो है वो ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्ट कर रहा था 80 to 90%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना एक्सट्रैक्ट करता है, 80 to 90% ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। फिर हमारे पास है फ्रॉग। फ्रॉग के जो लार्वल स्टेजेस पे होते हैं वो गिल्स से जो है रिस्पायर करते हैं, लेकिन जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो लंग्स से करते हैं। और अगर वो लंग से करेंगे तो इसको हम पल्मोनरी एस्पायरेशन कहेंगे, अगर वो स्किन से करेंगे तो हम उसको कुटेनियस एस्पायरेशन कहेंगे, अगर वो बकल कैविटी से करेंगे तो हम उसको बकोफेरेंजियल एस्पायरेशन कहेंगे। फ्रॉग का आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर होता है और इनकम्प्लीट वेंटिलेशन होती है। बर्ड का अगर हम देखें तो बर्ड के ऊपर बात करें तो ये बेस्ट एस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके अंदर पैरा ब्रोंकाई होते हैं। एयर सैक्स की तादाद 8 से लेकर 9 तक होती है। इसके अंदर कंप्लीट वेंटिलेशन होती है। दो ब्रेथ होते हैं, पहला जो है वो पोस्टीरियर में जाता है और दूसरा जो है वो इंटीरियर में जाता है। फिर अगर हम हमारी बात करें कि रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन की, वो थोरेसिक कैविटी में लंग्स मौजूद होते हैं और डायाफ्राम थोरेसिक कैविटी से एब्डोमेन जो सेपरेट हो रहा होता है वो डायाफ्राम के मदद से हो रहा होता है। फिर अगर हम एयर पैसेज की बात करें तो पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ये एक दफा जो है वो आप रीड कर लीजिएगा। लंग्स की बात करें तो वो सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं, हाईली वेस्कुलराइज होते हैं। राइट लंग और लेफ्ट लंग में कितने लोब्स होते हैं? तो राइट में 3 होते हैं और लेफ्ट में 2 होते हैं। ये जो है वो 2 मेम्ब्रेन से इंक्लोज हुआ हुआ होता है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर एक कैविटी भी पाई जाती है जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसके अंदर जो इंटरनल एरिया एल्वियस का वो प्रोवाइड होता है एक थिन लेयर से जो कि फ्लूइड का होता है। उसके अंदर जो है वो सर्फेक्टेंट होता है जो कि रिड्यूस कर रहा होता है इंटरनल सरफेस टेंशन को, ताकि जब भी जो है वो गैस एक्सचेंज हो तो ये कोलैप्स ना करें। फिर अगर हम बात करें कि लंग्स के अंदर, दोनों लंग्स के अंदर कितने एल्विलाई मौजूद होते हैं, तो 700 मिलियन एल्विलाई मौजूद होते हैं जो कि इक्वल पूरे लंग्स का जो वो होता है वो इक्वल होता है एक टेनिस कोर्ट या फिर 20 टाइम्स जो है वो एंटायर स्किन बॉडी सरफेस के इक्वल होता है। ये हमने जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर इतना टॉपिक जो है वो कवर किया था। अभी अभी जो है वो हम ब्रीथिंग इन मैन के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो 2 तरह के अमल हो रहे होते हैं। एक होता है इंस्पायरेशन जिसका नाम है इनहेलेशन, एक और नाम है, और दूसरा जो है वो प्रोसेस होता है एक्सपायरेशन जिसका एक और नाम है एक्सहेलेशन। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस को जो है वो अभी हम इसमें कवर करेंगे। और मैन के अंदर जो होता है वो कौन से प्रेशर होता है? नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है। फ्रॉग के अंदर कौन सी होती है? पॉजिटिव प्रेशर होती है और इनकम्प्लीट वेंटिलेशन होती है। मैन के अंदर जो है वो नेगेटिव प्रेशर होती है, लेकिन इसके ऊपर भी जो है वो इनकम्प्लीट वेंटिलेशन या फिर रेस्पिरेशन हो रही होती है। सिर्फ बर्ड्स हैं जिसके अंदर कंप्लीट वेंटिलेशन हो रही होती है। अब हम अगर एक दफ़ा रिपीट भी कर लेते हैं, ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, इंस्पायरेशन इनहेलेशन, एयर को अंदर लेना, एंड गिविंग आउट ऑफ एयर, expiration exhalation from the atmosphere up to the respiratory surface and vice versa. In men including other mammals, man और दूसरे mammals के अंदर जो है वो breathing किस तरह की हो रही होती है? नेगेटिव प्रेशर की हो रही होती है। In this kind of breathing air is drawn into the lungs due to the negative pressure. फिर हम बात करते हैं इंस्पायरेशन और इनहेलेशन में। मैं चंद बातें जो है वो पहले बता देती हूँ कि इंस्पायरेशन और इनहेलेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसके अंदर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, आउटवर्ड रिब्स मूव कर रही होती हैं आउटसाइड एंड अपवर्ड। ये बातें आप पहले लिख लें कि ये कैसा होता है। फ्लैट होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, आउटवर्ड रिब्स जो है वो मूव करती हैं आउटसाइड एंड अपवर्ड। फिर हम इसको एक दफा रीड कर लेते हैं। इंस्पायरेशन और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, कि इसके अंदर जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, इंक्रीज करिए किसकी मदद, किसकी कॉन्ट्रैक्शन की मदद से? ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। डायफ्राम भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है।
Contraction of external intercostal muscles moves the ribs as well as sternum outward and upward. Ribs का मैंने पहले ही लिखवा दिया कि वो कैसे मूव करता है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, while the contraction of the diaphragm makes it flat. और ये डायफ्राम किस तरह का हो जाता है इंस्पायरेशन इनहेलेशन में, फ्लैट हो जाता है. As a consequence, the thoracic cavity enlarges, a negative pressure is developed inside the thoracic cavity, ultimately in the lungs, so the air through the respiratory passage rushes into the lungs, so अप टू द एल्यूलाई वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर. एक बात यह है कि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी कि एक्टिव प्रोसेस है. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रिब्स जो है वो आउटवर्ड अपवर्ड जो है वो मूव करती हैं. डायफ्राम जो है वो एकदम फ्लैट हो जाता है और प्रेशर इसके अंदर डिक्रीज होता है. ये भी बात याद रखिएगा. फिर अगर हम पेज नंबर 320 की बात करें तो पेज 320 में लिखा हुआ है कि एक्सपायरेशन एक्सलेशन इसके जो है वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, ये जो है वो पैसिव प्रोसेस है, इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, बिल्कुल उलट होता है इनहेलेशन का. तो इनहेलेशन में जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी वो रिलैक्स हो जाएंगी, जो अब आउटवर्ड जा रहा था वो इनवर्ड जाएगा, जो आउटसाइड जा रहा था वो इनसाइड जाएगा, जो अपवर्ड जा रहा था वो डाउनवर्ड जाएगा. तो ये अगर हम पढ़ें तो इसमें यही बातें लिखी हैं. एक्सपायरेशन और द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट ऑफ एयर इज जस्ट द रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन. के प्रोसेस जो है वो इंस्पायरेशन का उलट है. इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट विच टेक प्लेस ड्यू टू द इंक्रीज प्रेशर. उसके अंदर प्रेशर कैसा था, इनहेलेशन के अंदर डिक्रीज प्रेशर था, इसके अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है इन थोरेसिक कैविटी एज वेल एज लंग्स. अच्छा, उसके अंदर जो है वो डायफ्राम फ्लैट था इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन में डायफ्राम जो है वो डोम शेप्ड हो जाता है. ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज कॉज बाय, अच्छा उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. यहाँ पे देखें रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे और जो इंटरनल कोस्टल मसल्स थे वो रिलैक्स हो रहे थे. यहाँ पे उलट होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. विच मूव रिब्स एज वेल एज स्टर्नम इनवर्ड एंड डाउनवर्ड. उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त रिब्स जो है वो आउटसाइड और अपवर्ड जा रहे थे, मतलब कि आउटवर्ड जा रहे थे और अपवर्ड जा रहे थे. तो यहाँ पे है इनवर्ड और डाउनवर्ड. और सिमिलैरिटी डायफ्राम ऑल्सो रिलैक्सेस विच मेक्स इज डोम शेप, जो कि डायफ्राम किस शेप में कन्वर्ट हो जाता है, रिलैक्स होकर डोम शेप में कन्वर्ट हो जाता है, थस रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी. ये कुछ बातें हैं जो कि डायग्राम में देख के जो है वो मैं आसानी के साथ बता देती हूँ ताकि आपको याद भी रह जाए, आप कंफ्यूज ना हो. डायग्राम में अगर देखें तो इंस्पायरेशन एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है. थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज कर रही है और प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है. तीन बातें याद रखें तो आपको पूरा हो जाएगा. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है आउटवर्ड, रिब्स और मूव रिब्स जो है वो आउटसाइड और अपवर्ड. आपसे जो है वो ये पूछा जाएगा टिक द करेक्ट वन, टिक द रॉन्ग वन के इंस्पायरेशन एक्सलेशन में कुछ गलत बात या सही बात को जो है वो टिक करने को कह रहे होंगे. अच्छा, अगर इंस्पायरेशन लिखा हुआ होगा तो इसमें ये सारी बातें लिखी हुई होंगी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है आउटवर्ड, रिब्स जो है वो मूव करते हैं आउटसाइड और अपवर्ड. और बाकी आप खुद समझदार हैं कि एक्सपायरेशन में सब उलट हो रहा होता है तो आप इसका उलट कर दीजिएगा. अच्छा, फिर इससे क्या शेप पूछा जा रहा होता है कि इंस्पायरेशन में डायफ्राम फ्लैट होता है या डोम शेप, तो आपको पता तो होना चाहिए कि इंस्पायरेशन में जो है वो फ्लैट शेप्ड होता है और एक्सपायरेशन में जो है वो डोम शेप्ड होता है. अब हमारा टॉपिक है रेट ऑफ ब्रीथिंग. रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के ऊपर बात की जाए. अभी आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, मैंने कहा आप सांस ले रहे हैं. अब मैं पूछूं 1 मिनट में आपने कितनी मरतबा जो है वो सांस ली, कितनी मरतबा जो है वो एक्सचेंज की गैस, तो फिर आप गिनना शुरू कर देंगे. अब मैं कहूँगी कि आपको पता है कि आपने 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस ली है. अब आप काउंट कर रहे हैं, करना शुरू कर दिए आपने कि अच्छा अच्छा मैं बोल रहा हूँ तो सांस ले रहा हूँ, मतलब आप कर रहे हैं, तो ये आपके हाथ में आ गया. अब आप अपनी मर्जी से जो है वो सांस ले रहे हैं. अगर मैं कहूँ 2 सेकंड के लिए सांस रोक लिया आपने, वॉलेंट्री. आप अपने अपने विल से ये सब कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं भैया आप. अच्छा, फिर मैं कहूँ कि जोर जोर से सांस लें, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो वो कहते हैं कि जोर जोर से सांस लो, तो आपके वो विल में आ जाता है, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, आप खुद कर रहे होते हैं, जोर जोर से सांस ले रहे होते हैं. लेकिन अगर मैं पूरे दिन में कहूँ तो आपको याद ही नहीं रहता कि आप सांस जो है वो तेज़ ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, नॉर्मल है, और 1 मिनट में कितनी मरतबा, तो ये सब आपको नहीं पता होता. तो ये सब इनवॉलेंट्री हो रहा होता है. ज़्यादातर जो हमारी सांस का काम हो रहा होता है, जो हम ले रहे होते हैं, वो इनवॉलेंट्री होता है. यही बात लिखी हुई है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि क्या आपको पता है कि अभी तक आपने सांस जो है वो 2 सेकंड में कितनी मरतबा ली, तो आपने काउंट करके बता दिया भाई मैंने तो इतनी मरतबा ली है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपने 1 मिनट में 10 दफ़ा लेनी है या 50 मरतबा लेनी है, तो आप वो खुद कर रहे हैं. लेकिन अगर चेकअप जब होता है तब तो वो इनवॉलेंट्री होता है, क्योंकि आप उस वक्त जो है वो अपने विल के ऊपर कंट्रोल नहीं करते. या डॉक्टर नहीं कहता कि मुझे बताओ कि कितनी मरतबा तुमने 1 मिनट में सांस
ली। ये तो नहीं होता ना, या वहाँ पे आप खुद बैठ के तो काउंट नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट वी कैन होल्ड आवर ब्रेथ फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड और कैन ब्रेथ फास्टर एंड डीपर एट आर विल, कि हम जो अपनी सांस लेते हैं या फिर हम थोड़ी देर के लिए रोक भी सकते हैं, या फिर उसको तेज भी कर सकते हैं, या हम उसको जो है वो गहरी गहरी सांसें भी ले सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल। लेकिन जो मोस्टली रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है वो किस तरह होती है, वो ऑटोमेटिकली होती है, इसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रोल। अगर मैं आपसे कहूँ कि रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होती है वो मोस्टली क्या होती है, इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री, तो इनवॉलेंट्री होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या रेट ऑफ ब्रीथिंग सिर्फ इनवॉलेंट्री है, तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, क्योंकि हम तो खुद सांस लेते ही नहीं है। नहीं, अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल करके लेना शुरू कर देना तो वॉलेंट्री भी होती है और इनवॉलेंट्री भी होती है, लेकिन मोस्टली इनवॉलेंट्री होती है। फिर हम पेज नंबर 321 पे ये लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के अगर कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाए तो ये जो इंक्रीज कर देती है रेट ऑफ ब्रीथिंग। मतलब इन शॉर्ट कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ ब्रीथिंग भी जो है वो इंक्रीज होगी। अब इनको जो है वो मॉनिटर्ड कौन कर रहे होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स कर रहे होते हैं, यानी कि एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज करी होती हैं, जो कि एओर्टिड और कैरोटिड आर्टरीज के अंदर मौजूद होती है। कुछ भी जो चेंज आते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के अंदर, उनको डिटेक्ट कौन कर रहा होता है, उनको डिटेक्ट मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कर रहा होता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो ब्रेन का एक पार्ट होता है। मोर ओवर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पे लिखा है इट्स सेल्फ सेंसरी टू चेंजेस, मतलब कि जब चेंजेस हो रही होती हैं तो वो भी सेंसरी होता है, जिसकी वजह से वो जो है वो इम्पल्सेस को सेंड करता है इंटरनल कोस्टल मसल्स और डायफ्राम को कि अपनी ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर दो, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर अगर हम कीमोरिसेप्टर्स का अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें कि वो सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और हायर सेंटर्स जो है वो फोर ब्रेन, अच्छा फोर ब्रेन जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा एक पार्ट होता है ब्रेन का। ये सारी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये सेकंड ईयर की जो है वो बियोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे। फिर हमारा नया टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक। अच्छा, ऊपर वाले में यही आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन का चेंजेस आना ब्रीथिंग रेट के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज होना होता है। इसको डिटेक्ट कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, और मॉनिटर कौन करता है, कीमोरिसेप्टर्स जैसे कि एरोटिक और कैरोटिड बॉडीज। इन बातों का जो है वो पता होना चाहिए। तो अब हमारा ये जो टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक, इसके अंदर 3 बीमारियां हमें बताई हुई हैं। एक है चार, लंग कैंसर, एम्फीसीमा, एस्थमा और ट्यूबरक्लोसिस। लंग कैंसर जो है वो आपको नाम से ही पता चल रहा है, या ये बहुत मानी हुई मतलब कि मशहूर है, पता चलता है कि स्मोकिंग वगैरह से हो जाती है लंग कैंसर, जबकि लोगों को पता होता है फिर भी वो जो है वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो इट इज़, ये हम पढ़ते हैं कि भाई होता क्या है, कि इट इज़ यूजुअली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्मोकिंग ईदर एक्टिवली और पैसिवली। स्मोक के अंदर जो है वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, जो कि निकोटीन और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स के ऊपर सीलिया मौजूद होता है ना, ये जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डस्ट और ये सारे जर्म्स को जो है वो फिल्टर कर रहा होता है। तो सीलिया ना ख़त्म होने लगता है, इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से सीलिया ख़त्म होने लगता है, जिसकी वजह से जर्म्स जो है वो वहाँ पर जमने लगते हैं, और फिर जो लाइनिंग है वो इतनी हार्ड हो रही होती है कि सेल्स जो है वो एबनॉर्मली अपने आप को जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो कैंसर जो है वो कॉज हो रहा होता है। यही लिखा हुआ है, इट इज यूजुअली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्मोकिंग ईदर एक्टिवली और पैसिवली एज द स्मोक पासिस थ्रू द रेस्पिरेटरी पैसेज इट्स टॉक्सिक कंटेंट्स लाइक निकोटीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड cause the gradual loss of cilia of epithelial cells of the respiratory passage so that germs and dust are settled inside the lungs, के वो cilia जो है वो लॉस कर देता है, जिसके वजह से डस्ट और जम्स जो है वो सेटल हो जाते हैं लंग्स के ऊपर। लेटर सेल्स विद एबनॉर्मल एंड न्यूक्लिक अपीयर इन द थिकन एपिथेलियल लाइनिंग, के वो जो है वो एबनॉर्मल न्यूक्लिक अपीयर हो जाता है एपिथेलियल लाइनिंग के ऊपर, जो कि डिवाइड करने लगता है एबनॉर्मली जो है वो सेल्स अपने आप को डिवाइड करने लगता है, और एक नॉर्मल सेल साइकिल से जो है वो ये प्रोसेस बिल्कुल हट जाता है, जिसकी वजह से जो है वो कैंसर कॉज होता है। फिर अगर हम आए पेज नंबर 322 पर, तो यहाँ पे हमें एक एम्फीसीमा दी हुई है। एम्फीसीमा जो है वो एल्वुलाई को एल्वुलाई की जो है वो डीजेनरेट कर रही होती है। इस बीमारी के अंदर एल्वुलाई वो जो है वो डीजेनरेट हो रहा होता है। एल्वुलाई वो होता है जो कि लंग्स को जो है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन जब एल्वुलाई को नुकसान पहुंच रहा होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से, जो कि होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसकी वजह से जो है वो एल्वुलाई को जो है वो रप्चर्ड हो रहा होता है, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो हार्ड हो रहे होते हैं, और जो विक्टिम होता है वो जो है वो दिन ब दिन जो है वो उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है,
जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड होता है, इरिटेबल होता है और स्लगिश होता जा रहा है। तो ये एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। इट इज़ अ डीजेनरेटिव डिजीज इन विच एल्वुलाई ग्रेजुअली डिटोरिएट। इट हैपेंस व्हेन सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आता है जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वो जो है वो इनहेल कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इनहेल कर रहे हैं। तो इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से क्या होता है, ड्यू टू सच टॉक्सिक सब्सटेंसेस द इलास्टिसिटी ऑफ द लंग डिक्रीजेस। एज अ consequence alveoli are ruptured and lungs become harder, so the tissues of the body including the brain are supplied less and less oxygen। कम से कम ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है। thus the victim's breathing becomes labored day by day, कि उसको जो है वो मुश्किल हो रही होती है सांस लेने में। it also makes him depressed, irritable and sluggish। तो ये जो है बस इसके अंदर आपसे जो है वो इस तरह पूछा जाएगा कि एम्फीसीमा में क्या हो रहा होता है। तो इसके अंदर जो है वो एल्वुलाई की डिजेनरेशन हो रही होती है। फिर लंग कैंसर जो है वो किसकी वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से हो रहा होता है। इंटरमीडिएट के लेवल पे तो इस तरह के सवाल आते हैं कि स्मोकिंग वगैरह की वजह से होता है, या फिर आपसे जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस का भी नाम पूछा जा सकता है एमकेट की लेवल पर। और एमकेट में तो इंटरमीडिएट की लेवल के भी एमसीक्यू शामिल होंगे, हाई लेवल के भी होंगे, बिल्कुल मॉडरेट भी होंगे एमसीक्यूज, मतलब कि हर तरह के होंगे, इजी हार्ड। मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो आपको जो है वो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। फिर हमारे पास है एस्थमा। एस्थमा जो है वो एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है जो कि पॉलन ग्रेन्स, डस्ट, एनिमल फर, कॉमन कोल्ड, कफ, स्मोक, इन सब की वजह से जो है वो हो जाता है। अच्छा, ये एक जो है वो इसके अंदर हेरिडिटी जो है वो मेजर फैक्टर होता है डेवलपमेंट करवाने में एस्थमा की। इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। इट इज़ एन अनदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर इन विच देयर आर रिकरेंट अटैक्स ऑफ ब्रेथलेस, कि उनको मतलब जो है वो सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही होती है, करेक्टरिस्टिकली कंपनीड बाय वीजनिंग व्हेन ब्रीथिंग आउट। इट मे बी कॉज बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि पॉलन, डस्ट, एनिमल फर, कॉमन कोल्ड, कफ और स्मोक। इन मैनी केसेस देयर इज नो अपेरेंट कॉज। हेरिडेटरी जो है वो कभी कभी इसका जो है वो मेन जो है वो इसकी वजह होती है कि हेरिडेटरी की वजह से जो है वो एस्थमा हो जाता है। एस्थमा इन शॉर्ट एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है। अच्छा, फिर हमारे पास है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक ज़माने में इतनी ख़तरनाक बीमारी थी क्योंकि ये जो है वो जब इंसान जो है वो खांसता है तब भी इससे जो है वो लग जाता है। ये एक इन्फेक्शनस डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरियम की वजह से हो जाती है। उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये इसका जो है वो बैक्टीरियम का नाम है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कफिंग होती है, चेस्ट के अंदर पेन होता है, सांस नहीं आ रही होती है, बहुत मुश्किल से आ रही होती है, फीवर होता है, स्वेटिंग होती है नाइट में, वेट लॉस हो रहा होता है, पुअर एपेटाइट होती है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो इतनी कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है कि इंसान जो है वो मर जाता है, और ये एक पर्सन से जो है वो दूसरे पर्सन के अंदर इजीली ट्रांसफर हो रहा होता है। फिर हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन मैन। इसके अंदर मेन पॉइंट जो है वो आप एक दफ़ा ये याद रख लें कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डार्क मरून कलर का होता है, लेकिन स्किन से जो है वो ब्लूइश कलर का दिख रहा होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, कोई ख़ास बात नहीं लिखी हुई इसके अंदर। और फिर हमारा टॉपिक है लंग कैपेसिटी। तो पेज नंबर 323 पर ये टॉपिक मौजूद है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे लंग के अंदर जो टोटल कैपेसिटी होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो कितनी होती है, वो 5 लीटर्स होती है। लीटर्स मतलब कि डेसीमीटर क्यूब कह लें या फिर लीटर्स कह लें, तो 5 डेसीमीटर क्यूब और लीटर्स। अगर मैं इनको सेंटीमीटर क्यूब में कहूँगी तो ये कितना है, 5000 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, मैं रीड भी करती जाती हूँ, समझाती भी जाती हूँ। द टोटल एवरेज लंग कैपेसिटी ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज अबाउट 5 लीटर्स या फिर 5 डेसीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर क्यूब में देखी जाए तो 5000 सेंटीमीटर क्यूब। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ इन अ पर्सन टेक्स इन एंड गिव आउट एयर अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ अ लीटर। मतलब एक नॉर्मल ब्रीथिंग करते वक्त पर्सन कितनी एयर अंदर लेता है और कितनी जो है वो एक्सहेल करता है, तो वो 1 लीटर भी नहीं होती बल्कि हाफ ऑफ अ लीटर। अगर मैं लीटर के हिसाब से कहूँ तो वो 1 लीटर नहीं कह रहे, हाफ ऑफ अ लीटर, तो वो 0.5 लीटर होगा। अगर मैं डेसीमीटर क्यूब से के हिसाब से कहूँ तब भी वो 0.5 डेसीमीटर के होगा। और अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से बात करूं तो मैंने कहा था कि 5000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पे एक सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मैं कहूँ हाफ ऑफ अ सेंटीमीटर क्यूब तो कितना होगा, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब होगा, जिसको हम जो है वो टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, 5 लीटर, 5 डेसीमीटर क्यूब या फिर 5000 सेंटीमीटर क्यूब। फिर नॉर्मल ब्रीथिंग में कितना इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उसमें हाफ ऑफ अ लीटर होता है, जो कि बताया जा रहा है कि सेंटीमीटर क्यूब में कि 500 सेंटीमीटर क्यूब तक होता है, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है इट इज़ ओनली अबाउट 10% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। कि टाइडल वॉल्यूम का बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो टोटल कैपेसिटी का 10% होता है टाइडल वॉल्यूम।
हाफ ऑफ अ लीटर है ना, तो खुद ही हिसाब लगा लें 5 का कि 10 10 20, मतलब 20 20 40 50 60 70 80 90 100 का अगर मैं हाफ का 1 लीटर का हाफ लगाऊं तो उसमें 10% बनता है। तो टाइडल वॉल्यूम का अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो उसमें 10% आएगा। फिर लिखा हुआ है विद एन एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड, कि हम जो है वो ज़्यादा जो हम एक्सेल और इनहेल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो वाइटल कैपेसिटी कहलाता है, जिसके अंदर जो है वो हम एवरेज 4 लीटर जो है वो लेते हैं और जितना हम रिमेनिंग छोड़ देते हैं वो होता है 1 लीटर। और जो रिमेनिंग वाला 1 लीटर है उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। जो हम एक्स्ट्रा डीप करके जो है वो सांस लेते हैं जो कि 4 लीटर है वो होती है वाइटल कैपेसिटी, और जो रिमेनिंग वॉल्यूम रह जाता है यानी कि 1 लीटर वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब कि तीन हो गई, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में कितना पूछा जाएगा, या आपसे सेंटीमीटर क्यूब में पूछा जाएगा या परसेंटेज में पूछा जाएगा, और हो सकता है लीटर या डेसीमीटर क्यूब में भी पूछ लिया जाए। फिर वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, 4 लीटर। और फिर रिमेनिंग वॉल्यूम जो कि रेजिडुअल वॉल्यूम है वो कितना होता है, वो होता है 1 लीटर। 1 लीटर को आप आसानी से जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। फिर हमारे पास यही है कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाते हैं इन बीमारियों में जो कि एजिंग और एम्फीसीमा होती है। फिर हमारे पास एक नया टॉपिक है रोल ऑफ हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। ये जो ऊपर वैसे 3 नाम थे, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ के जो है वो पढ़ेगा और जो मैंने बातें बताई हैं उसको सुनेगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो पहला हमारा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। ये एक पिगमेंट होता है जो कि रेड ब्लड कार्पसेल्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है। हर एक हीमोग्लोबिन के ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 आयरन, जिसको हम हीम कहते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज 4 आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स कॉल्ड हीम। अच्छा, इट इज द आयरन विच रिवर्सिबली बाइंड्स। अच्छा, इसकी कितना ऑक्सीजन के साथ मिलता है, 4 ऑक्सीजन के साथ मिलता है। हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लड जो है वो 70 टाइम्स मोर ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है प्लाज्मा। मतलब ब्लड जो है वो 70 टाइम्स मोर ऑक्सीजन कैरी करता है देन प्लाज्मा। और ये किसकी वजह से होता है, ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके जो है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है। ये एक दफ़ा जो है वो हम रीड कर लेते हैं। यहाँ लिखा है हेमोग्लोबिन एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज 4 आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स, जिसको हम हीम कहते हैं। इट इज द आयरन विच रिवर्सिबली binds with oxygen. Nearly all oxygen carried by blood is bound to hemoglobin. Thus due to hemoglobin के सारा का सारा जो ऑक्सीजन होता है जो ब्लड कैरी कर रहा होता है वो किससे बाउंड हो जाता है, नियरली ऑल। कंप्लीटली नहीं लिखा, नियरली लिखा है। अच्छा, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन की वजह से जो है वो ब्लड कुड कैरी 70 टाइम्स मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 70 टाइम्स मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा। सो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ब्लड। हेमोग्लोबिन बाइंड्स टू ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लूज कंपाउंड, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इट इज कैरीड टू द टिश्यू वेयर ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसएसोसिएट रिलीजिंग द ऑक्सीजन, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे कम हो रही होती है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है जो कि टिश्यूज के अंदर एंटर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे अगर बॉक्स के अंदर देखें तो ये बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम एक दफ़ा रीड कर देते हैं और इसको मैं समझा देती हूँ। ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड्स अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। सिंस देयर आर अबाउट 280 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन ईच आरबीसी। और रेड ब्लड कार्पसेल मतलब कि एक आरबीसी के अंदर जो है वो कितने मिलियन हेमोग्लोबिन मौजूद होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 280 मिलियन हेमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं ईच आरबीसी के अंदर। सो ईच आरबीसी इज कैपेबल ऑफ कैरिंग मोर देन अ बिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है ये आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला है HbO2 4। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ जो है वो फॉर्मूले पूछे जा रहे होते हैं तो आपको जो है वो फॉर्मूलाज पता होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा जो है वो यूनिक भी लिखे हुए आ रहे होते हैं। फिर हमारे पास है दूसरा टॉपिक मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन तो होता है लेकिन हेमोग्लोबिन से जो है वो छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलर प्रोटीन देन हेमोग्लोबिन। अच्छा, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये हमारे मसल्स के अंदर पाया जाता है और ये हमारे मसल्स को रेड कलर देता है।
और ये ऑक्सीजन से जो है वो जैसे आपने पढ़ा था कि हेमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन से मतलब कि बाइंड हो रहा था, उसी तरह मायोग्लोबिन भी जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ज़्यादा ताकत से कौन बाइंड होता है, तो वो ज़्यादा ताकत से जो बाइंड होता है वो होता है मायोग्लोबिन। यही लिखा हुआ है, मायोग्लोबिन आर स्मॉलर प्रोटीन देन हेमोग्लोबिन, के मायोग्लोबिन हेमोग्लोबिन से छोटा प्रोटीन होता है। फाउंड इन द मसल्स, जो कि मसल्स के अंदर पाया जाता है। कैन बाइंड टू ऑक्सीजन मोर टाइटली देन हेमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन से बाइंड भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा टाइट बाइंड होता है बनिस्बत हेमोग्लोबिन के। इट गिव्स रेड कलर टू मसल्स, ये मसल्स को जो है वो रेड कलर देता है। हेमोग्लोबिन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पार्शियल 35% ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हेमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट 100% होती है, उसमें से जो 35% होता है वो हेमोग्लोबिन करवा रहा होता है। ये आप जहाँ पे की पॉइंट लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, वहाँ पर जो है वो ये लिख लीजिए और ये लाइन मार्क कर लीजिए कि जो जितने मतलब 100% में से जो 35% है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो हेमोग्लोबिन की वजह से हो रही होती है। फ्रॉम टिश्यूज टू एल्व्यूलर ब्लड कैपिलरीज इन एल्वुलाई, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू इट्स हायर कंसंट्रेशन इन टिश्यूज डिफ्यूजेज आउट इनटू द ब्लड, कि उसकी जो है वो टिश्यूज के अंदर हाई होती है, जिस वजह से उसको ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर दिया जाता है, जहाँ पर जो है वो अमाइनो ग्रुप से कंबाइन होके जो है वो अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ये चीज़ बनाता है। ये कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो हायर कंसंट्रेशन होती है टिश्यूज़ के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो डिफ्यूज़ कर दिया जाता है ब्लड के अंदर, जहाँ पे वो कंबाइन किया जाता है हेमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप से, और एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जिसका नाम है कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन को मार्क कर लीजिए। अच्छा, इन एल्वुलाई ब्रेक्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट इनटू द एल्वुलाई, जहाँ पे वो ब्रेक हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। रेस्ट अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो 100% ट्रांसपोर्ट थी, उसमें से 35% कौन करवा रहा था, हेमोग्लोबिन करवा रहा था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर ऑफ प्लाज्मा एंड ऑल्सो बाय द आरबीसीज, बाय द वाटर ऑफ आरबीसीज। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इक्वेशन देखें तो कहा जा रहा है कि 35% हेमोग्लोबिन ने ट्रांसपोर्ट करवाया था, बाकी जो है वो वाटर ऑफ आरबीसी करवा रहे हैं और वाटर ऑफ प्लाज्मा। अगर वाटर ऑफ आरबीसीज देखें तो 60% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट वाटर ऑफ आरबीसीज करवाते हैं और बाकी बचा 5%, तो वो कौन करवाते हैं, वो करवाते हैं वाटर ऑफ प्लाज्मा। आरबीसीज के अंदर जो हमारे अंदर इक्वेशन में जो यूज हुआ है वो पोटेशियम है और प्लाज्मा के अंदर जो यूज हुआ है वो सोडियम है। ये बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आरबीसी के अंदर पोटेशियम यूज किया गया है और प्लाज्मा के अंदर सोडियम यूज किया गया है, क्योंकि एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा जाता है कि पोटेशियम कितना % कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो आप लोग ब्लैंक हो जाएंगे, आप कहेंगे ऐसा तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि सिर्फ आरबीसी था, प्लाज्मा था और हेमोग्लोबिन के अलावा तो किसी चीज़ की बात ही नहीं थी। तो इनडायरेक्टली वाटर ऑफ आरबीसीज को पूछ रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन में पोटेशियम को यूज किया गया है। और इसी तरह जो है वो प्लाज्मा की जगह सोडियम का भी नाम लेकर जो है वो पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कितना % होता है। तो अगर हम 100% का पूरा बताएं कि ट्रांसपोर्ट कौन कितना करवा रहा है, तो 35% हेमोग्लोबिन करवा रहा है, 60% वाटर ऑफ आरबीसीज करवा रहा है और 5% वाटर ऑफ प्लाज्मा करवा रहा है। फिर हमने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है दीज रिएक्शंस आर फैसिलिटेटेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड कार्बनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट द आरबीसीज। ये एक एंजाइम की मदद से होता है जो कि आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है, वो कौन क्या नाम है उस एंजाइम का, उसका नाम है कार्बनिक एनहाइड्रेज। तो अब हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 13 पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।